पादप कोशिका में क्या उपस्थित होती है, क्या विशेषता है इसके पास कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। तो पादप कोशिका में क्या उपस्थित होती है, कोशिका भित्ति। तो ये आपके पास कोशिका झिल्ली रही, और कोशिका झिल्ली के पास निर्जीव एवं मृत क्या उपस्थित होती है, कोशिका भित्ति। यदि हम पादप कोशिका से कोशिका भित्ति को हटा दें, सेल वॉल को रिमूव कर दें, तो अब आपके पास जो कोशिका बचेगी जिसमें कोशिका झिल्ली और उसके साथ साथ जीव द्रव्य के अंदर आपके पास अन्य कोशिकांग उपस्थित होते हैं, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, जीव द्रव्यक। क्या बोल देंगे इसे, जीव द्रव्यक। यानी कि कोशिका भित्ति रहित पादप कोशिका क्या कहलाएगी, जीव द्रव्यक। देखिए ये जीव द्रव्यक है, जीव द्रव्य नहीं है। तो जीव द्रव्य है वो तो क्या होता है, कोशिका का द्रव्य, और जीव द्रव्यक क्या होता है कि कोशिका भित्ति हटा दी जाए पादप कोशिका से, तो अब आपके पास कोशिका झिल्ली और जितने भी उसके अंदर कोशिकांग और कोशिका द्रव्य है उन सबको संयुक्त रूप से क्या बोल देंगे हम, जीव द्रव्यक। क्लियर हुआ। अब देखिए हम अगला बात करते हैं यहाँ पे संरूपण या निवेशन या संरूपण। क्या होता है निवेशन या संरूपण। देखिए हमारे पास ये परख नली थी, इस परख नली में आपने क्या भर रखा है, संवर्धन माध्यम अर्थात पोषक माध्यम, और एक आपके पास कोई कोशिका है जिसे आप किसके रूप में काम में ले रहे हैं, कर्तोतक के रूप में। अब इस कर्तोतक को अगर आप चिमटी की सहायता से, फॉरशिप की सहायता से संवर्धन माध्यम में डाल देते हैं या स्थानांतरित कर देते हैं, तो इसे हम क्या बोल देंगे, संरूपण या निवेशन। क्लियर हुआ। तो क्या हुआ, अब ये जो कर्तोतक है आपके पास कैसा होना चाहिए, निर्जमीकृत, इसके ऊपर कोई भी सूक्ष्मजीव नहीं होना चाहिए। यदि सूक्ष्मजीव उपस्थित हुआ, तो अगर सूक्ष्मजीव हुआ तो वो सूक्ष्मजीव क्या करेगा, पोषक माध्यम में अपनी संख्या में वृद्धि कर लेगा। तो इसीलिए निर्जमीकृत कर्तोतक को जब आप संवर्धन माध्यम में प्रवेश कराते हैं या स्थानांतरित कर देते, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, निवेशन या संरूपण। क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आएगा पात्रे। पात्रे का मतलब है पात्र में, प्रयोगशाला में, और प्रयोगशाला में भी किसमें, आप परख नली में भी कुछ संवर्धन कर सकते हैं, या फ्लास्क ले सकते हैं, या कोई प्लास्टिक का पात्र या बीकर ले सकते हैं। तो प्रयोगशाला में यदि आप संवर्धन की प्रक्रिया परख नली में, फ्लास्क में, बीकर में, इन सब में संवर्धन करते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं हम, पात्रे संवर्धन। क्या बोल देंगे इसे हम, पात्र संवर्धन की प्रयोगशाला की परख नली में या फ्लास्क में अथवा बीकर में यदि पादप उत्तक संवर्धन की प्रक्रिया की जाती है, तो इसे क्या बोल देते हैं, पात्रे संवर्धन। जैसे ही आप संवर्धन करेंगे तो आपको क्लोन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, क्लोन। देखिए क्लोन क्या होते हैं, क्लोन होती है हूबहू प्रतिलिपि। हूबहू प्रतिलिपि यानी कि सेम, जैसे आप फोटोकॉपी मशीन में कुछ डालते हैं और जिसकी फोटोकॉपी लेते थे वो दोनों सेम होती है, ऐसे ही क्लोन का मतलब क्या होता है, अगर दो जीव एक या दो कोशिका एक दूसरे की हूबहू प्रतिलिपि है तो उसे क्या बोल देते हैं हम, क्लोन। और यह हूबहू प्रतिलिपि कैसे मिलती है, अलैंगिक जनन से। अलैंगिक जनन से या अलैंगिक जनन की विधियों से जो भी आप संतति प्राप्त कर रहे हैं, अलैंगिक जनन से प्राप्त संततियां क्या कहलाती है, क्लोन कहलाती है। क्योंकि यदि लैंगिक जनन हुआ तो लैंगिक जनन में क्या होगा कि नर के और मादा के दोनों लक्षण आएंगे। निषेचन की प्रक्रिया में दोनों के लक्षण आते हैं, वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है जीन विनिमय, तो लक्षणों का क्या हो जाता है, मिश्रण हो जाता है। तो यहाँ पे माता के और पिता के दोनों लक्षण आते हैं, लेकिन क्लोन में केवल किसके लक्षण आएंगे, मात्र कोशिका के। कैसी होती है क्लोन, ये बिल्कुल मात्र कोशिका के समान होती है, सेम एज इट इज किसकी जैसी हो जाएगी, मात्र कोशिका समान। जो कोशिका प्राप्त होती है, आपको संततियां प्राप्त होती है, उन्हें हम क्या कह देते हैं, क्लोन कह देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं कृत्रिम बीजों की। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो क्या है, कृत्रिम बीज एवं कृत्रिम भ्रूण। पादप उत्तक संवर्धन के द्वारा जो पादपों के भ्रूण या बीज है, ये भी हम कृत्रिम रूप से निर्मित कर सकते हैं और इसके ऊपर कवच बना सकते हैं। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, कृत्रिम बीज या कृत्रिम भ्रूण। कैसे निर्मित होंगे ये,
पादप ऊतक संवर्धन की प्रक्रिया के द्वारा निर्मित होते हैं। अब देखिए पादप ऊतक संवर्धन के लिए क्या क्या आवश्यक सामग्रियां उपस्थित होती है, इनके बारे में देखते हैं हम कि ऊतक संवर्धन के लिए किस प्रकार की संवर्धन सामग्रियां आवश्यक होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ हमारा, पादप ऊतक संवर्धन के लिए पादप ऊतक संवर्धन के लिए आवश्यक संसाधन। तो देखिए अगर आपको पादप ऊतक संवर्धन करना है तो आपको कुछ संसाधन आवश्यक होंगे। ये संसाधन आपके प्रयोगशाला में काम में आने वाले संसाधन है, जैसे कि बीकर, परख नली, टेस्ट ट्यूब, परख नली होल्डर। इसके अलावा हम बात करें तो आपके पास पेट्री डिश, वॉच ग्लास, लैंप क्या काम आएगा, स्टरलाइज करने में या निर्जमीकरण करने में काम में आता है। आपको ये बर्तन वगैरह साफ़ करने हैं, ये जो परख नली के आपके उपकरण इन्हें साफ़ करने के लिए आपको जल की सुविधा होनी चाहिए, जल उपस्थित होना चाहिए। इसी के साथ हम बात करें तो ओवन की, ये ओवन क्या करते हैं, ओवन में हम जो ये आपके पास उपकरण होते हैं इन्हें आप ओवन में रख देते हैं तो इनका एक तो जल वाष्प बन के उड़ जाता है, साथ ही साथ क्या होगा इनमें का सतही निर्जमीकरण की क्रियाविधि भी क्लियर हो जाती है। अब कितना संवर्धन माध्यम में कितने पदार्थ कितनी मात्रा में ले रहे हैं, इसके लिए आपके पास तुला होनी चाहिए तोलने के लिए। यह तुला आपकी भौतिक तुला भी हो सकती है या डिजिटल तुला भी हो सकती है। इसके अलावा आपके पास माइक्रोपिपेट वगैरह होनी चाहिए। ये सब आपके संवर्धन माध्यम में आवश्यक होती है। अब देखिए संवर्धन माध्यम क्या होता है, अभी हमने बात की थी पोषक माध्यम है। जो संवर्धन माध्यम है, ये संवर्धन माध्यम क्या है, कल्चर मीडियम पोषक माध्यम में रासायनिक पदार्थों से बना हुआ, जो कि क्या होता है आपके पोषण की क्रियाविधि में सहायता देता है। अब ये जो आपके पास जो संवर्धन माध्यम है इसकी अवस्था कैसी होगी, या तो यह तरल अवस्था में होगा, कैसी अवस्था में होता है जनरली, तरल अवस्था में, या कैसा होगा ये अर्ध ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था में आपका संवर्धन माध्यम नहीं होता, या तो यह अर्ध ठोस अवस्था में होगा या तरल अवस्था में ये होता है। अब अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार के संवर्धन माध्यम की आपके लिए अलग अलग प्रकार के संवर्धन माध्यम निर्मित किए हैं, कि सबने बता दिया अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग कि कितना कितना रासायनिक पदार्थ कितनी कितनी मात्रा में आवश्यक होता है। सामान्यतः जो हम संवर्धन माध्यम काम में लेते हैं यह संवर्धन माध्यम होता है आपका MS संवर्धन माध्यम। जो हम संवर्धन माध्यम निर्मित करते हैं इसमें कौन सा रासायनिक पदार्थ कितनी प्रतिशत मात्रा में काम में लेंगे, तो यह जो निर्णय है हमने किसके देखो देख काम करते हैं हम, ये MS संवर्धन माध्यम में। यह MS संवर्धन माध्यम मुरासिगे और स्कूग ने बनाया था। मुरासिगे एवं स्कूग द्वारा निर्मित संवर्धन माध्यम को हम काम में लेते हैं, इसीलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, MS कल्चर मीडियम। क्लियर हुआ। अब देखिए इस MS कल्चर मीडियम को, MS संवर्धन माध्यम को हम संवर्धन की प्रक्रिया में काम में लेते हैं। और जैसे ही आप संवर्धन की प्रक्रिया में सूक्ष्म जीवों या सूक्ष्म कोशिकाओं को डाल करके पूरे पादपक का निर्माण करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन। क्या बोलते हैं इसे, सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपगेशन। इस माइक्रो प्रोपगेशन के बारे में हमने जब पादपों में जनन की क्रियाविधि पढ़ी थी तो वहाँ पे भी हमने देखा था कि पादपों में हम सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा या माइक्रो प्रोपगेशन द्वारा भी जनन करा सकते हैं। तो सूक्ष्म प्रवर्धन से जनन कैसे होता है, ऊतक संवर्धन की सहायता से। ऊतक संवर्धन की प्रक्रिया द्वारा पादपों में होने वाला जनन। ऊतक संवर्धन की प्रक्रिया के द्वारा पादपों में होने वाले जनन को हम क्या बोल देते हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन। क्या बोल देंगे इसे हम, सूक्ष्म प्रवर्धन। इस सूक्ष्म प्रवर्धन में हम क्या करते हैं, आपने एक पादप की कोई कोशिका ली, इस पादप की कोशिका को आपने संवर्धन माध्यम में डाला,
संवर्धन माध्यम में आपने इसे स्थानांतरित कर दिया परख नली में, और कुछ समय के बाद देखते हैं आप, यह पूर्ण पादपक का निर्माण कर देता है। पादपक क्या होते हैं? छोटे प्लांट, जिन्हें हम बोलते हैं प्लांटलेट। इन प्लांटलेट को आप कुछ समय के बाद अनुकूलित करके, क्योंकि पहले कहाँ थे ये? परख नली में, तो बाह्य वातावरण के लिए अनुकूलन आवश्यक है। इन्हें अनुकूलित करके क्या कर देते हैं आप? बाह्य वातावरण में रोपित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इन्हें बाह्य वातावरण में रोपित कर सकते हैं। सामान्यतः ये कीमती पादप, पुष्प वाले पादप जैसे गुलदाउदी वगैरह है, जिन्हें हम बोलते हैं मॉडल पादप, उन मॉडल पादप के लिए, पुष्प वाले पादपों के लिए काम में लिया जाता है। अब देखिए, ये सूक्ष्म जो आपका प्रवर्धन है, इसकी प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, हम इस सूक्ष्म प्रवर्धन की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा? सूक्ष्म प्रवर्धन के चरण। सूक्ष्म प्रवर्धन के चरण, किस तरीके से हम माइक्रो प्रोपगेशन यानी कि पादप की एकल कोशिका से संपूर्ण पादप का निर्माण कर सकते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यह जो सूक्ष्म प्रवर्धन की प्रक्रिया है, कुल 4 चरणों में संपन्न होती है। कितने चरणों में संपन्न होगी? 4 चरणों में। ये 4 चरण कौन कौन से हैं? सबसे पहला है शून्य चरण, फिर आ जाता है सेकंड, आ जाएगा फर्स्ट चरण, थर्ड में आ जाएगा सेकंड चरण, और फोर्थ में आ जाएगा थर्ड चरण या थर्ड स्टेप। देखिए, सबसे पहले शून्य चरण। शून्य चरण में क्या होगा? आपके माइक्रो प्रोपगेशन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होगी, लेकिन हमने बात की थी कि जितने भी कर्तोतक कैसे होने चाहिए, ये निर्जमीकृत। तो यहाँ पे निर्जमीकरण की क्रिया संपन्न की जाती है। कोशिका के ऊपर उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है। तो हम क्या करेंगे कि कर्तोतक को इसका चुनेंगे और इसका पूर्व उपचार करेंगे। कर्तोतक का चयन एवं पूर्व उपचार काम में लेने से पहले इसका सतही निर्जमीकरण की क्रियाविधि संपन्न की जाती है। और सतही निर्जमीकरण के लिए क्या करेंगे? देखिए, इस सतही निर्जमीकरण के लिए हम क्या करते हैं? एक तो जो कोशिका, इसे बहते जल में धोया जाता है। बहते जल में धोने के बाद क्या करेंगे? इसे ट्विन 20 से भी धोया जाता है। तो हम क्या करेंगे? जो आपके पास कोशिका है, इसे आप नल के जल में धो देंगे। इससे इनके ऊपर जो भी धूल, मिट्टी या फंगस वगैरह है वो धुल जाएगी। उसके बाद इसे ट्विन 20 से क्या किया जाता है? धोया जाता है। इससे देखिए क्या होता है, जब आप ट्विन 20 से धोते हैं तो ये एल्कोहल बेस, इसका आधार क्या होता है? एल्कोहल। और एल्कोहल क्या करती है? डिहाइड्रेशन यानी कि निर्जमीकरण की क्रियाविधि करेगी। तो जल की कमी होने से सूक्ष्मजीव क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही आपने कर्तोतक को ट्विन 20 से धोया, तो उसके बाद इसमें एल्कोहल बेस निर्जमीकरण से इसे धो दिया जाता है, और फिर इसे लेमिनार एयर फ्लो, लेमिनार एयर फ्लो, ये एक उपकरण है जो आपके काम में आता है आनुवंशिक अभियांत्रिकी में। जब आप पादप ऊतक संवर्धन करते हैं तो लेमिनार एयर फ्लो और ऑटोक्लेव 2 मशीन आपके काम में आती है, जो कि सतही निर्जमीकरण का कार्य करती है। तो क्या किया? शून्य चरण में हमने पहले जल से धोया, फिर ट्विन 20 से जो धोया, उसके बाद एल्कोहल बेस या फिर हम कह सकते हैं मर्क्यूरी क्लोराइड से धो सकते हैं, और आप सिल्वर नाइट्रेट से भी इसे धो सकते हैं। ये सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का काम करते हैं। अब जो आपके कोशिका है, उन्हें आप क्या कर देंगे? लेमिनार एयर फ्लो में सुखाने का, ड्राई करने का काम कर देते हैं। अब देखिए, पहला चरण में क्या करेंगे? अब हम जैसे ही आपका निर्जमीकरण की क्रिया संपन्न हो गई, अब हम संवर्धन प्रारंभ कर देंगे। क्या कर देते हैं? फर्स्ट चरण में संवर्धन प्रारंभ कर देंगे। अभी तो हम पूर्व का ही काम कर रहे थे, अब संवर्धन कैसे प्रारंभ करेंगे? आपने क्या करा? इसमें निवेशन की क्रियाविधि कर दी। यहाँ पे आप क्या कर देते हैं? निवेशन। निवेशन से क्या तात्पर्य है आपका? कि जो आपके पास निर्जमीकृत कर्तोतक था, जो आपके पास निर्जमीकृत कर्तोतक था, इस निर्जमीकृत कर्तोतक को कहाँ डाल देंगे आप? संवर्धन माध्यम में। और जैसे ही आप इसको संवर्धन माध्यम में डालेंगे तो कैलस का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। एकल कोशिका विभाजन करके बहुत सारी कोशिकाओं का समूह बना देती है, अर्थात कैलस का निर्माण कर देती है। तो प्रथम चरण में क्या हो जाएगा? संवर्धन प्रारंभ हो जाएगा, और निवेशन के कारण कर्तोतक को संवर्धन माध्यम में स्थानांतरित कर देंगे। यहाँ से यह पोषण प्राप्त करेगा
और कैलस का निर्माण कर देता है। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड चरण की। देखिए, प्रथम चरण में आपको कैलस प्राप्त हो गया था। अब हम बात करें द्वितीय चरण की। जैसे अब संवर्धन माध्यम में हमने देखा कि कर्तोतक डाला और इस कर्तोतक से क्या हुआ, संवर्धन माध्यम में कोशिका का समूह प्राप्त हो गया। अब देखिए, ये कोशिका कंटिन्यू विभाजन करेगी और विभाजन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, इन्हें पोषण की। तो हम क्या करते हैं, द्वितीय चरण में जो आपने इसमें संवर्धन माध्यम डाला था, इस संवर्धन माध्यम को समय समय पर परिवर्तित करते रहते हैं। क्या करते हैं, समय समय पर परिवर्तित करते रहते हैं, या जो आपके पास कैलस है उसे आप नए संवर्धन माध्यम में स्थानांतरित कर देंगे। देखिए क्या होता है, इस संवर्धन माध्यम में आपकी कोशिका ने विभाजन कर लिया। सपोज कीजिए इसने ग्लूकोज का उपयोग कर लिया, जितना भी संवर्धन माध्यम में आपने ग्लूकोज काम में लिया था उसे क्या कर लिया, इसने उपयोग में ले लिया है। इससे क्या होगा, अब इस संवर्धन माध्यम में ग्लूकोज की कमी हो गई, तो हम यहाँ से फॉरशिप की सहायता से इसे निकालेंगे और किसी अन्य संवर्धन माध्यम में स्थानांतरित कर देंगे और यहाँ पे यह कंटिन्यू विभाजन करता रहेगा। तो द्वितीय चरण में हम संवर्धन माध्यम में परिवर्तन करेंगे। तृतीय चरण में क्या होगा, देखिए तृतीय चरण में इस तरीके से आप क्या करेंगे, संपूर्ण पादप का निर्माण कर लेते हैं। आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, विभोजक कोशिकाओं से संपूर्ण पादप यहाँ पे निर्मित हो जाता है, एकल कोशिका। तो जैसे ही संपूर्ण पादप निर्मित हो जाता है, अब चतुर्थ चरण में क्या करेंगे, इस पादप को हम बाह्य वातावरण के लिए अनुकूलित करेंगे। क्या करेंगे, ये जो आपके पास पादप प्राप्त हुआ है इसे बाह्य वातावरण के अनुसार इसको अनुकूलित करेंगे और साथ ही साथ कुछ समय के बाद इसे क्या कर देंगे, बाह्य वातावरण में रोपित कर देते हैं। अब ये जो पादप है आपका बाह्य वातावरण में रोपण के लिए क्या है, ये आपका तैयार है। आप इसे आसानी से बाह्य वातावरण में संवर्धित कर सकते हैं। तो देखिए सूक्ष्म प्रवर्धन में क्या हुआ, सबसे पहले आप निर्जमीकरण की क्रियाविधि करेंगे। जैसे आपने निर्जमीकरण कर दिया, शून्य चरण समाप्त हो गया। अब इस निर्जमीकृत जो कोशिका है इसे आप संवर्धन माध्यम में स्थानांतरित कर देंगे और क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, कर्तोतक से कैलस। तो कर्तोतक लिया आपने, कर्तोतक का निर्जमीकरण किया, जैसे ही कर्तोतक निर्जमीकृत हुआ संवर्धन माध्यम में डाल दिया तो कैलस प्राप्त हो गया। अब समय समय पर क्या करेंगे आप, ये जो कैलस है या जो संवर्धन माध्यम है इसे क्या करते जाएंगे, समय समय पर परिवर्तित करते जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ समय के बाद आपको एक संपूर्ण पादप निर्मित हो जाएगा, जिस पादप को आप क्या करेंगे, बाह्य वातावरण के अनुकूलित बना लेंगे। और जैसे ही आपका पादप बाह्य वातावरण के अनुकूलित निर्मित हो जाता है तो कुछ समय के बाद इसे क्या कर सकते हैं, बाह्य वातावरण में रोपित कर सकते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन। इस प्रक्रिया क्या बोल दिया हमने, सूक्ष्म प्रवर्धन, जो कि एक प्रकार से जनन का ही तरीका है। क्लियर हुआ। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम संवर्धन के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ कल्चर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।